जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 में है वन हमारी जीवन रेखा, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो इसका एक भाग हम पहले ही पढ़ चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि बच्चे शिक्षक के साथ वन भ्रमण के लिए जाते हैं और वहाँ वे अलग अलग तरह के वृक्षों को पहचानते हैं, साथ ही वहाँ उपस्थित जीव जंतुओं के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसको हमने विस्तार से जाना था। साथ ही बच्चे जंगल में पाए जाने वाले उत्पादों के बारे में भी जाना था और वहाँ किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही जो शिखर होते हैं, बितान होते हैं, उसके बारे में भी बच्चों ने जानकारी इकट्ठा की थी। तो इसके साथ साथ हमने जाना था कि झारखंड में किस तरह से वनों का वर्गीकरण किया गया है। साथ ही झारखंड के संरक्षित वन क्षेत्रों के बारे में भी हमने विस्तार से जाना था। तो इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। तो श्वेता ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि कुछ वृक्षों को अपनी जरूरत के लिए काट भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जब श्वेता ने देखा कि वन में तो इतने सारे वृक्ष हैं, यदि एक दो वृक्ष काट भी लिया जाए अपनी जरूरत के लिए तो वन तो वैसा ही हरा भरा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बारे में उसने अपने शिक्षक से पूछा। तो शिक्षक ने पूछा कि तुम्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो श्वेता ने जब प्रश्न किया तब शिक्षक ने भी उससे प्रश्न किया कि तुम्हें भोजन कहाँ से मिलता है। तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तो बच्चे पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके थे, इसलिए शिक्षक ने याद दिलाते हुए इसे बताया। शिक्षक ने पूछा कि खरगोश क्या खाते हैं, लोमड़ी क्या खाते हैं और शेर का क्या भोजन है। तो इसमें जो खरगोश है वो क्या है, शाकाहारी है, लेकिन जो लोमड़ी और शेर है वे क्या है, मांसाहारी हैं। जो लोमड़ी और शेर है वे दूसरे जंतु को खाते हैं और जो खरगोश है वो घास को, छोटे पौधों को खाते हैं। तो सभी जंतु चाहे वे शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी, अंततः भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। तो उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है। तो कीटों को कौन खाता है, और कीटों को खाता है मेढक, और मेढक को सर्प खा लेते हैं और सर्प को चील, गिद्ध खा लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि घास को छोटे जो कीट होते हैं वे खाते हैं और कीट को कौन खाता है, कीट को खाते हैं मेढक, और मेढक को कौन खाते हैं, सांप, और सांप को खाते हैं चील या गिद्ध। तो इस तरह से एक श्रृंखला बना हुआ है कि एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं और पौधों को खाने वाले जो कीट होते हैं उस कीट को खाने वाले भी होते हैं। कौन होते हैं, मेढक होते हैं, मेढक को खाने वाले सांप होते हैं, सांप को खाने वाले चील या गिद्ध होते हैं। तो इस तरह से एक क्रम बना हुआ है भोजन की श्रृंखला का। तो इस क्रम को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो देखिए यहाँ चित्र में उसको समझाया गया है। घास को खाने वाला यहाँ कीट है, कीट को कौन खाता है, मेढक, मेढक को सांप खाता है और सांप को चील या गिद्ध खाते हैं। ये है खाद्य श्रृंखला। तो जंतुओं द्वारा खाना और खाया जाना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो जंतुओं को दूसरे जीव खाते हैं, फिर दूसरे जीव को तीसरे जीव खाते हैं, मतलब इस तरह से एक के बाद एक भोजन का श्रृंखला बना हुआ, इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो वन जो होते हैं, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है और सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं, मतलब एक दूसरे से वे संबंधित होती हैं और इस संबंध को खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है और वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है और जंगल का प्रत्येक भाग दूसरे भाग पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इसके अन्य सभी घटक भी प्रभावित होंगे। तो एक दूसरे पर सभी निर्भर होते हैं।
पौधों को खाते हैं शाकाहारी जीव और शाकाहारी जीव को खाते हैं मांसाहारी जीव। तो इस तरह से एक दूसरे का श्रृंखला बना हुआ है। इस श्रृंखला से यदि किसी एक को भी हटा दिया जाए तो बाकी जो घटक हैं वे भी प्रभावित होंगे। जैसे एक मोतियों का माला है, उस मोती के माले से एक मोती को यदि हम तोड़ देते हैं तो बाकी मोती भी बिखर जाते हैं, वे जुड़कर नहीं रह सकते। तो इसी तरह से जो हमारा खाद्य श्रृंखला है वो भी एक दूसरे पर निर्भर है। यदि उसमें से कोई एक जीव खतरे में आ जाता है तो बाकी जीव के ऊपर भी संकट आ सकता है, क्योंकि यदि पौधे नहीं रहेंगे तो कीट नहीं रहेंगे, और कीट को खाने वाले फिर मेढक नहीं रहेंगे, और जब मेढक नहीं रहेंगे तो सांप नहीं रहेंगे, सांप नहीं रहेंगे तो चील गिद्ध नहीं रहेंगे। मतलब एक दूसरे पर वे निर्भर हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमस। वन की समृद्ध मिट्टी। तो जो वन की मिट्टी होती है वो काफी समृद्ध होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस पाया जाता है। बच्चों को छाल, वृक्षों की पत्तियां और वन भूमि पर सड़ गल रही पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ी, गिलहरी, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु जैसे मिलीपिंडो, सहस्त्रपद, इसमें बहुत सारे पैर होते, छोटे से लंबा सा कीड़ा होता है, और भृंगों की सेना दिखाई दी। तो जो क्षयमान पदार्थ हैं वे आर्द्र और गर्म होते हैं। तो जो सड़ने वाले पदार्थ होते हैं वे भीगे भीगे होते हैं और गर्म होते हैं। तो क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? तो जितने भी सड़ने वाले पदार्थ हैं वे क्या गर्म होते हैं? तो शिक्षक ने बताया कि इस प्रश्न का उत्तर एक क्रियाकलाप के द्वारा समझा जा सकता है। तो चलिए क्रियाकलाप को देखते हैं। तो उससे पहले एक चित्र देख लेते हैं। देखिए यहाँ वन भूमि की सतह को दिखाया गया। वन भूमि कितना हरा भरा है ना। तो अब हम क्रियाकलाप को भी देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में जो आपके किचन से जो सब्जियों का कचरा आता है या फिर सूखी पत्तियां आती हैं तो उसको क्या करेंगे, भर देंगे उस गड्ढे में और उस पर ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे और 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दीजिए। तो क्या गड्ढे भीतर से गर्म लगता है? तो उसको छू कर देखेंगे गड्ढे को कि क्या वो गर्म लगता है। तो वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही है। तो जो वन की भूमि की सतह है, मिट्टी है, वो गहरा दिखाई दे रहा है। तो वो गहरा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसमें सूखी जो क्षयमान पत्तियां हैं, फलों के बीज, फल भी उसमें सड़े हुए हैं, साथ ही टहनियां और छोटे शाकों से ढकी हुई है। तो शिक्षक ने समझाया कि नन्हे जीवों के अतिरिक्त अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मिट्टी के भीतर रहते हैं। तो ये सब सुनकर सोनू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव कैसे रहते हैं, तो वे खाते क्या हैं? तो ये मृत पौधों और जंतु उत्तकों को खाते हैं। शिक्षक ने बताया कि जो सूक्ष्मजीव मिट्टी के अंदर रहते हैं वे मृत जो पौधे होते हैं या फिर जो जंतुओं के उत्तक होते हैं उसको वे खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। और वो जो उत्तक होते हैं, मृत पौधे होते हैं, जंतु उत्तक होते हैं, उसको वे सूक्ष्मजीव खाते हैं, उसको अपघटित करते हैं और गहरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो ऐसे सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं और इस प्रकार के सूक्ष्मजीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये मिट्टी का जो सबसे ऊपरी परत, उपजाऊ परत है, उसका निर्माण करते हैं। तो अनीता ने उत्सुकता पूर्वक मृत पत्तियों को हटाना आरंभ किया। तो जैसे ही उसने शिक्षक की बात सुनी तो उसको बड़ा उत्सुकता लगा और वे जो उसने क्या किया, जो मृत पत्तियां हैं उसको वो हटाना प्रारंभ कर दी। तो शिक्षक ने भूमि पर ह्यूमस की परत को बच्चों को दिखाया, जो ह्यूमस की परत थी उसको बच्चों को दिखाया। तो ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पौधे और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते हैं। तो जो मृत पौधे या फिर मृत जीव होते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वे जब अपघटित कर दिए जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा तो फिर से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वहां से ये पोषक तत्व पुनः कहा जाता है, पुनः सजीवों के जो पौधे होते हैं उसके जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
तो अपघटक वनों में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्वों की भी आपूर्ति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो जो अपघटक होते हैं काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ये पौधों को भी पोषक देते हैं। तो इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है और जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? ऐसे तो हम देखते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको जला दिया जाता है या फिर मिट्टी में दबा दिया जाता है, लेकिन यदि जंगल में कोई जंतु मरता है तो उसका क्या होता है? शीला को ऐसा उसके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा क्या होता होगा, तो उसने अपने शिक्षक से पूछा। तो शिक्षक ने बताया कि सूक्ष्म जीवों के अलावे मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों के भोजन बन जाते हैं और इस प्रकार पोषक तत्वों का जो चक्र है वो चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। जो मृत जीव होते हैं उसको दूसरे जीव खा लेते हैं, जैसे गिद्ध, कौवा, गीदड़ ये खा लेते हैं, कीट खा लेते हैं। जो बचता है उसको सूक्ष्म जीव खा लेते हैं। तो इस तरह से जो पोषक तत्व का चक्र है वो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता रहता है। तो यहाँ दिखाया गया है गिद्ध द्वारा मृत जीवों को खाते हुए। तो जो जीव मर जाते हैं जंगल में उसको इस तरह से गिद्ध भी खा लेते हैं। तो यहाँ कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ है क्षयमान पदार्थ। तो क्षयमान पदार्थ क्या होता है? ह्यूमस होता है। इसके बाद क्या होगा? जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं? वे अपघटन का काम करते हैं। शाकाहारी कौन है? खरगोश है। मांसाहारी शेर। और खाद्य श्रृंखला का संबंध खाद्य जाल से है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप मिलान कर लेंगे। अब देखते हैं आगे। रोहित ने शिक्षक को याद दिलाया कि आपने यह नहीं समझाया कि वनों को फेफड़ा क्यों कहा जाता है। तो प्रारंभ में जब बच्चों के द्वारा शिक्षक को प्रश्न किया गया था कि वन क्या होता है, उसका क्या महत्व है, तब शिक्षक ने बताया था कि वन क्या है? फेफड़े के समान है। उस समय तो बच्चे नहीं समझ पाए थे, लेकिन उनको अभी तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्होंने फिर से शिक्षक से ये प्रश्न किया। तब शिक्षक ने समझाया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वन में बना रहता है। तो किस तरह से बनता है? पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन को जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर जो जीव जंतु होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो बना रहता है। शिक्षक ने बताया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं और इस प्रकार पौधे जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। तो जो पौधे होते हैं वे अपने भोजन को बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त करते हैं और इसी ऑक्सीजन को हम जंतु क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और इस तरह से वायुमंडल में ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका संतुलन बना रहता है। तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। तो जिस तरह से हमारा जो श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? हमारा फेफड़ा है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण करता है, संतुलन बनाता है। तो इसी प्रकार जो वन है वो भी प्रकृति का फेफड़ा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। तो इस तरह से आशा करती हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको और अच्छे से पढ़िए और समझिए, और कुछ दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू। और इसका जो बाकी भाग है उसको